Friends to this channel. Let's start endomembrane system. While each of the membrane organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. Since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above compartments, these are not considered as a part of endomembrane system. हम जानते हैं कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज अलग अलग होती हैं कि वो उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, फंक्शन भी अलग होता है, लेकिन इनमें से कुछ हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है क्योंकि उनका फंक्शन कोऑर्डिनेट वो उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम के जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते इन अबव कंपोनेंट्स के द्वारा साथ साथ, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum ER. Hence, ER divide the intracellular space into two distinct compartments, luminal inside ER and extraluminal cytoplasm compartment. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ हमने जब यूकैरियोटिक सेल्स की तो उससे हमें क्या पता चला कि साइटोप्लाज्म में कुछ क्या है, नेटवर्क है, काफ़ी ज़्यादा टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पड़े हैं और नेटवर्क को ही हम बोलते हैं रेटिकुलम, और साइटोप्लाज्म में वो बिखरे हुए पड़े हैं और इनको फिर नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे कि जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए आपका सेल है, तो सेल के अंदर काफ़ी ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट मिले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमने जब की। ठीक है, तो इनको नाम क्या दिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज वर गिवन नेम एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेंस, तो हमने क्या देखा कि ईआर जो है, ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, ये सारा जो स्पेस है इंट्रासेलुलर स्पेस है, ये जो स्पेस है ना हमारा इंट्रासेलुलर, इसको ईआर जो है वो दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स क्या हो गए इनसाइड द ईआर। एक तो ये इनसाइड वाला पार्ट हो गया, इसको नाम दे दिया गया ल्यूमिनर। ठीक है, और एक जो हो गया ये बाहर वाला बच गया। ठीक है, इसको नाम दे दिया गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वाला क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट ही है, और जो इन ल्यूमिनल वाला पार्ट है इनसाइड द ईआर वाला। ठीक है, सो नेक्स्ट वी कम टू द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। ठीक है, so the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called a rough endoplasmic reticulum, and the absence of ribosomes in the absence of ribosomes they appear as smooth, hence are called smooth endoplasmic reticulum. RER means rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is a major site for lipid synthesis. In animal cells, lipid like steroidal hormones are synthesized in ER. So, what it is saying? It is saying कि जो हमारा ER है, ER कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ER ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमने क्या देखने को मिला है, इसके ऊपर जो है ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, आउटर सरफेस पे, और जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे ER अटैच रहते हैं, जैसे यहाँ आउटर सरफेस पे, इसको हमने क्या नाम दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हमने नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसके ऊपर से ये जिस भी उसके ऊपर हमारा ये प्रेजेंट नहीं है, ये पूरी जो है स्मूथ है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्मूथ है। ठीक है,
सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, हमने देखा कि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम का आपको फंक्शन पता ही है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है कि ये हमें हेल्प करते हैं किस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस किस लिए होती है, जब हमें सेल डिवाइड करना हो या हमें और ग्रोथ वाले फंक्शन करने हो तो हमें ज़्यादा राइबोसोम की ज़रूरत है। तो जब भी हमें रफ एंडोप्लाज्मिक देखने को मिलेगा ज़्यादा, तो मतलब वो सेल्स एक्टिव है प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में, ठीक है। और ये है हमारा, आप देखिए ये नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। आप देखिए ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी जो ये मेम्ब्रेन है आप देखिए, ये पूरी जो ये न्यूक्लियर पोर है और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है। और आप देखिए ये बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूअस हो रखी है इसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है, वो साइट है फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। यहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है एनिमल सेल्स में, जैसे कि स्टेरॉइडल हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड विद द गोल्जी एपरेटस। सो गोल्जी एपरेटस सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। गोल्जी एपरेटस भी न्यूक्लियस के पास दिखे। These were later named Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1.0 micrometer diameter. ठीक है। जब भी हमें बहुत छोटा जो वो माप करना होता है मेजर, जैसे सेल्स जो है काफ़ी छोटा होता है, तो हमें जब ये मेजर करना होता है तो हम किसका यूनिट्स का यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 1/10⁶ जीरोस, ठीक है। तो इतना छोटा हम जो है वो हमारा जो सेल्स के अंदर पार्ट्स होते हैं उनका साइज होता है, इसीलिए हम इसको इतनी छोटी यूनिट्स में नापते हैं, ठीक है। So these are stocked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or forming face and concave trans or maturing face. The cis and trans face of the organelles are entirely different but interconnected. तो मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा सिस और फॉर्मिंग फेज है, इसको हम समझते हैं एक बार थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहा है ये। सिस जो हमारा फेज है वो आप एक बार कन्वेक्स और कनकेव का वो समझिए। कन्वेक्स क्या होता है, ये जो है ये हुआ है हमारा कनकेव, ठीक है। ये वाला जो फेस है ये है हमारा कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव को आप कैसे याद रखेंगे, ये कनकेव ऐसी केव सी फॉर्म हो रही है, और ये जो बाहर वाला ऐसा बल्जिंग आउटवर्ड्स है इसको हम नाम देते हैं कन्वेक्स। ये हम कन्वेक्स कनकेव मिरर में भी जानते हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका ये वाला फेस है, हमारा जो सिस्टर्न है न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स, जो ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स मीन्स ये वाला कन्वेक्स को ही क्या नाम दिया गया, सिस, और इसको ही नाम दिया गया फॉर्मिंग नाम दिया गया। और यही वाला फेस जो है वो न्यूक्लियस के पास में है, न्यूक्लियस इधर है, ठीक है। और जो हमारा कनकेव वाला पोर्शन है, कनकेव ये वाला हमारा कनकेव है, ठीक है। कनकेव वाले का नाम ही है हमारा ट्रांस, और ये है मैच्योरिंग फेस,
मैच्योरिंग फेस है और ये हमारा न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ ऑर्गेनेलीज आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ओके, द गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द, तो गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है, हमने सिस और ट्रांस तो समझ लिया, तो इसका फंक्शन क्या है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, ये पैकिंग का काम करता है, जो कि हमें या तो सेल के अंदर ही कहीं पहुंचाना है, उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर, या तो वो सेल के बाहर सिक्रीट आउट करने हैं, ठीक है, तो उसको पैकेज करने का काम करता है गोल्जी। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, जो भी मटेरियल हमें पैकिंग करनी है वेसिकल्स की फॉर्म में, जो ईआर से मटेरियल आता है वो फ्यूज़ कर जाता है कहाँ से, सिस फेज ऑफ गोल्जी एपरेटस, ठीक है, सिस फेज ऑफ गोल्जी एपरेटस। हमने देखा था कि सिस जो फेस है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है और न्यूक्लियस के साथ ही ईआर जुड़ा होता है, तो ईआर से जो मटेरियल आता है सिस फेज ऑफ गोल्जी एपरेटस से, और वो गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता हुआ जाता है, वहाँ पर उसकी पैकेजिंग कर दी जाती है और मैच्योरिंग फेज से उसे रिलीज आउट कर दिया जाता है। मैच्योरिंग फेज कनकेव फेज जो कि न्यूक्लियस से दूर था। ओके, सो दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they release from its trans phase. Golgi apparatus is the important site for the formation of glycoproteins and glycolipids. Golgi apparatus किस लिए काम आती है, इसमें ये इंपॉर्टेंट साइट किस चीज़ के लिए होती है, इसमें इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। सो लाइसोसोम क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये फॉर्म कैसे होती है, बाय पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ hydrolytic enzymes, hydrolase, lipase, protease, optimally active at acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid. लाइसोसोम्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, गोल्जी एपरेटस में जो पैकेजिंग की वो होती है उससे प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। और जब भी आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल की हम बात करेंगे तो हमें वहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेज बोलते हैं, जैसे लाइपेज लिपिड को तोड़ने वाला, फैट को तोड़ने वाला, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने वाला, कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला, और ये सारे जो हैं हमें देखने को मिलते हैं एक्टिव एट एसिडिक पीएच पे, ठीक है, और ये सारे कैपेबल होते हैं डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। इसके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट और अदर मटेरियल स्टोर होते हैं जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। वैक्यूल के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ओके, सो दिस इज टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल जो है वो अप टू 90% सेल वॉल्यूम कवर करते हैं, और जो टोनोप्लास्ट होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। टोनोप्लास्ट क्या काम करती है, ये क्या करती है, हमारा जो हमारा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिस भी आयंस का मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना होता है वैक्यूल के अंदर, वो फैसिलिटेट करती है। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इसलिए जो हमें आयंस वगैरह की कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है बजाय कि साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड सिक्रीशन के लिए, और काफ़ी सारे प्लांट सेल्स में जैसे प्रोटिस्ट के अंदर फूड वैक्यूल्स जो होती हैं वो फॉर्म की जाती हैं बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जब सिंगल होता है तो हम उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड दे आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम इनको अगर स्टेन नहीं करेंगे तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड करती हैं, वेरी करती हैं कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है। अगर हम शेप और साइज़ को देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी नज़र आती है। टिपिकली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप का होता है, सिलेंड्रिकल जो होता है, उसका डायमीटर 0.2 to
0 माइक्रोमीटर होता है और एवरेज निकल के आती है 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ होती है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। हर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिवाइड करती है इसके ल्यूमन को इनटू 2 डिस्टिंक्ट एक्वेशियस कंपार्टमेंट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट एक्वेशियस कंपार्टमेंट्स बनाती है इसकी मेम्ब्रेन, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, द इनर कंपार्टमेंट filled with dense homogeneous substance called matrix। ये जो ग्रीन कलर का मैट्रिक्स है ये किससे बना है? ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर का पार्ट ही है मैट्रिक्स। ठीक है, अंदर वाला ये। तो एक तो ये वाला कंपार्टमेंट हो गया जहाँ पर मैट्रिक्स स्टोर है जिसको इनर मेम्ब्रेन बना रही है। एक है ये जो आउटर, जो हमें ये जो आप देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट है। ठीक है, जो हमारे आउटर कंपार्टमेंट की बात है। सो आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली, ये कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। ओके, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। सो इनर मेम्ब्रेन क्या फॉर्म कर रही है हमारी? नंबर ऑफ क्रिस्टे फॉर्म कर रही है। ये आप देख रहे हैं, ये जो ऐसी 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 क्रिस्टे हैं ये, ठीक है, इनफोल्डिंग्स हैं। और सिंगल को हम बोलते हैं क्रिस्टा। ठीक है, टुवर्ड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ में क्रिस्टा इंक्रीज सरफेस एरिया। जब भी आपको ऐसा 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 स्ट्रक्चर देखने को मिले, जैसे हमें इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, और ये जो हमारा माइक्रोविलाई होता है ना उसमें डाइजेशन वाले चैप्टर में। सो इन सब का जो भी ऐसे 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 स्टफ वो होता है उसका काम क्या होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, so the cristae increase the surface area. The two membrane have their own enzymes associated with mitochondrial function. Mitochondria are site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell. Matrix also possess single circular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosome, 70S and components required for synthesis of proteins. Mitochondria divide by fission. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि क्रिस्टे जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन है उनके पास अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के साथ एसोसिएट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए और ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। मैट्रिक्स के पास अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं और कंपोनेंट्स जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं वो सब होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिवीजन होता है वो फिजन से होता है। सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिड्स।